नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर है आपकी सल्तनत काल की जानकारी लेकर। सल्तनत काल को हमने पढ़ा था और आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने जिक्र किया था 1412 से लेकर 1414 तक एक शासक बने थे जिसका नाम था दौलत खान। और दौलत खान की हत्या एक व्यक्ति द्वारा की गई थी जिसका नाम था खिज्र खां, और एक नए राजवंश का उदय हुआ और उसी राजवंश का नाम था सैयद वंश। इससे पहले वाले क्लास में हमने तैमूर के आक्रमण की चर्चा हमने की थी, और जब तैमूर ने 1398 में जब आक्रमण किया था तो 1398 के आक्रमण के बाद में दिल्ली बड़ी अस्त व्यस्त और तहस नहस हो चुकी थी। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें चाहे आर्थिक व्यवस्था की बात करें, पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी दिल्ली की स्थिति। अब इसी स्थिति में जो तैमूर का आक्रमण था, उस तैमूर के आक्रमण में एक व्यक्ति ने साथ दिया था तैमूर का, और उसका नाम था खिज्र खां। जब तैमूर वापस चला गया तो इसी खिज्र खां ने धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाया और दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित किया, और एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसको बोलते हैं सैयद वंश। परीक्षा की दृष्टि से हम देखें तो सैयद वंश से रिलेटेड बहुत कम महत्वपूर्ण जानकारियां आवश्यक होती है। बाकी डिटेल से हम पढ़े तो बहुत ज्यादा है, लेकिन परीक्षाओं में आज तक ज्यादा जो जानकारियां वो सैयद वंश से ज्यादा नहीं पूछी गई। कुछ जानकारियां जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, केवल हम उनकी बात करेंगे। छोटी सी क्लास में सैयद वंश की जानकारी हम लेंगे। देखो, सैयद वंश के बारे में बताए तो सैयद वंश का शासनकाल है वो 1414 से लेकर 1451 तक का इसका शासनकाल रहा। बहुत कम समय तक, मात्र 4 शासक थे जिनकी हम चर्चा इसमें करेंगे। मैंने कहा सैयद वंश का जो प्रारंभ है वो सैयद वंश का प्रारंभ था वो खिज्र खां ने किया था। देखो, खिज्र खां जब तैमूर का आक्रमण हुआ, तैमूर वापस चला गया, तो उसी का फायदा उठाकर 1414 में यह शासक बना, और इसने कभी खुद को शासक के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया। वो केवल अपने आप को रेत-ए-आला की उपाधि मानता था। रेत-ए-आला का अर्थ ये समझ सकते हो आप, रेत का मतलब किसान, मतलब किसानों का नेता यूं कह सकते हो, या जमींदार। खुद को एक जमींदार के तौर पे उसने प्रस्तुत किया। न तो उसने कोई खुतबा पढ़ाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए खिज्र खां। तो यदि देखा जाए तो शासक तो था खिज्र खां, लेकिन शासक के तौर पर उसने खुद को प्रस्तुत नहीं किया। स्वयं को तैमूर के पुत्र शाहरुख, तैमूर के बाद में मृत्यु के बाद में शाहरुख तैमूर का उत्तराधिकारी बना, तो उसका एक प्रतिनिधि मानता था और समय समय पर उसको टैक्स जमा करवाता था। खिज्र खां की डिटेल केवल इतनी सी है कि खिज्र खां ने स्वयं को शासक डिक्लेयर नहीं किया। इसके बाद में, इसकी मृत्यु के बाद में एक शासक बने जिसका नाम था मुबारक शाह। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। सैयद वंश में एक और मात्र एक शासक के बारे में जो थोड़ा सा प्रतिभाशाली कह सकते हो, तो वो था मुबारक शाह। अब देखो, मुबारक शाह, मुबारक खां नाम था इसका, इसने 1421 से लेकर 1434 तक शासन किया। मुबारक खान ने जब शासक बना तो उसने अपने पहले शासक जो खिज्र खां थे उसकी नीति का पालन नहीं किया। उसने कहा कि मैं तो भाई साहब शासक हूं, सुल्तान हूं। तो इसने एक उपाधि धारण की और उस उपाधि का नाम था शाह की उपाधि धारण। इसलिए मुबारक खां बाद में शासक बनते ही क्या हो गया, मुबारक शाह हो गया। इसने अपने सिक्कों पर अपना नाम दर्ज करवाया, और वो जो तैमूर के वंशजों को कर देने की प्रथा थी वो भी बंद कर दी। एक स्वतंत्र शासक के रूप में उन्होंने काम प्रारंभ किया। सबसे मोस्ट जो बात है वो अपने को एग्जाम की दृष्टि से याद रखनी है। तो मुबारक शाह के समय एक व्यक्ति हुआ करते थे, एक विद्वान थे जिसका नाम था याह्या बिन अहमद सरहिंदी। सरहिंदी के थे इसलिए नाम, इसका नाम सरहिंदी लिखा जाता है। और इसी व्यक्ति ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था तारीख मुबारक शाही। मुबारक शाह को समर्पित थी, लेकिन सैयद वंश से रिलेटेड एकमात्र पुस्तक है जिसमें उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है, तारीख मुबारक शाही। शासक का नाम मुबारक शाह के समय लिखी गई, इसलिए इसका किताब का नाम हो गया तारीख मुबारक शाही। लेखक कौन थे? याह्या बिन अहमद सरहिंदी। इन्होंने दिल्ली के पास एक नगर की स्थापना की थी जिसका नाम था मुबारकाबाद। यमुना नदी के तट पर एक शहर बसाया था मुबारकाबाद। ज्यादा महत्वपूर्ण मैं कहूं तो इस सैयद वंश में सबसे जो मोस्ट चीज है परीक्षा की हैसियत से, तो वो ये है। मुबारक शाह 1421 से लेकर 1434 तक शासक रहे। इसके बाद में अयोग्य शासकों का प्रारंभ हुआ। तीसरे नंबर का जो शासक थे उसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह शासक बने 1434 में, और 1445 तक वो शासक रहे। ये शासक मात्र नाम मात्र थे। इनके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के बारे में कहा जाता था कि दिल्ली पालमपुर तक समाप्त हो जाती, मतलब 20 किलोमीटर की 20 मील में दिल्ली की सल्तनत है वो सिमट गई थी। क्यों सिमट गई थी? कि मोहम्मद शाह के समय शासक के पास कुछ
पावर रहे ही नहीं थे, उन्होंने सारे के सारे पावर है वो वजीर को समर्पित कर दिए थे। वजीर पावरफुल हो गया था। उसके समय 2 वजीर रहे। पहले था सरवर उल मुल्क वजीर था, इससे वजह डरता था, ये सारे के सारे पावर सरवर उल मुल्क के पास थे। इसका प्रभाव बढ़ा तो उसके विरोधियों ने इसकी हत्या कर दी। उसके बाद में एक और वजीर बढ़ा कमाल उल मुल्क, ये भी अयोग्य था। तो इसका शासनकाल में कोई खास घटना नहीं हुई, केवल वजीर का प्रभाव बढ़ा और जो शाह या शासक या सुल्तान जो था उसका प्रभाव था ही नहीं। लास्ट में चौथा शासक जो था वो था अलाउद्दीन आलम शाह। ये भी एक अयोग्य शासक था और इसने बेचारे ने वजीरों का इतना दबाव था कि ये खुद परेशान रहता था। पहले ये शासक बनने से पहले बदायूं का ये सूबेदार रहा हुआ था, तो ये दिल्ली छोड़ छुड़ा के वापस बदायूं चला गया और उसने अपना जो शासन भार था वो बहलोल लोधी सेनापति था उसको सौंप दिया कि मुझे तो बदायूं ठीक है, दिल्ली आप जानो, आपका काम जाने। तो यहां आप देखोगे तो सैयद वंश का समाप्त हो गया। ये बदायूं में बाद में शासक रहा था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में शासक बन गए बहलोल लोधी और एक नए वंश की स्थापना हुई, लोधी वंश। देखो लोधी वंश के बारे में अलग से क्लास में हम, लोधी वंश में भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इब्राहिम लोधी तक पहुंचेंगे तो वहां से आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें आएगी। अब देखो सल्तनत काल का लास्ट राजवंश की चर्चा करेंगे और सल्तनत काल एक नाम देखे तो उसके बाद में मुगल सत्ता का प्रारंभ भी है, जहां से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल आता है। सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526 तक का काल देखे तो वो सल्तनत काल कहलाता है। कारण क्या है कि इसमें अलग अलग वंश हुए फिर भी इसको सल्तनत काल कहा जाता है। कभी ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि इसको सल्तनत काल क्यों कहा जाता है। तो देखो मैं ज्यादातर ये शासक बने तो उस समय शासक को सुल्तान कहा जाता था, इसीलिए इस जो टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1526 का सुल्तान पद था। उसके बाद में आप मुगलों के समय देखोगे तो जो शासक होता था उसको बादशाह के रूप में स्थापित हुआ, लेकिन इससे पहले सुल्तान कहा जाता था। तो सुल्तान से ही जो काल बना वो था सल्तनत काल। तो सल्तनत काल की केवल एक लास्ट क्लास बची है, वो है लोधी वंश की क्लास। बाकी सल्तनत काल की जो सामान्य इतिहास था उसकी हमने चर्चा की है और सल्तनत काल से संबंधित जो साहित्य की बात करें, कला की बात करें तो इनसे रिलेटेड हमारे समय समय पर शॉर्ट्स वीडियो आते रहेंगे, तो उनको भी एक बार देखना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नई क्लास में जिसमें लोधी वंश की चर्चा हम करेंगे उसको लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।